हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपको फर्स्ट टर्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के 2023 और 2024 के सीबीएसई एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो लेके आए हैं, जो आपके फ़र्स्ट टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपके फ़र्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद 5 एंड देन चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन वाला जो है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 न्यू बुक में आप चैप्टर 6 कह सकते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा लाइट और आई के से रिलेटेड चैप्टर। तो ये सारा सिलेबस पहले ही आपका कंप्लीट किया जा चुका है इस चैनल पे, तो उससे रिलेटेड अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो आपको एक्स प्रोडक्ट है जो कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन दिया है, इसमें आपको बताना एक्स प्रोडक्ट क्या है। क्या है रिएक्शन? CaCO3, यहाँ पे आपको पता है ये हीट है एंड इट गिव्स X + CO2। तो आपको पता है ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका अगर हम रिएक्शन लिखें तो CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक लाइम। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? लाइमस्टोन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। और आपको पता है जब इसमें से वाटर निकल जाता है 1.5 यूनिट्स तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4.12H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाफ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और 2H2O है तो जिप्सम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है आपका, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये एसिड बेस्ड सॉल्ट्स का। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, एसिड बेस्ड सॉल्ट्स का। इसमें पूछा गया है आपको नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, लिटमस, फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक। तो आपको पता है इसमें जो नेचुरल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज यहाँ सिंथेटिक हो गया, यहाँ मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक, यहाँ मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक, तो ये तीनों सिंथेटिक है। नेचुरल है आपका टर्मरिक एंड लिटमस, ठीक है, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स है। और सिंथेटिक बाकी जो 3 आपको दिए हुए, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कॉमन सॉल्ट। तो अब आपको पता है वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में तो यूज़ नहीं होता, बट ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर ग्लास इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, सोप में भी और पेपर इंडस्ट्री में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और फार्मूला अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ये आपको ध्यान रखना है। और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कॉमन सॉल्ट का फार्मूला तो आपको पता ही है NaCl। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ना ही सिर्फ हम इसके आंसर्स देखेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं और वो आपको ईजिली आगे के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। Al2O3+। अब इसमें कहा गया, ये इस तरह के क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। इसमें देखो क्या किया गया, Al2O3+ BHCl, CaLCl3 और DH2O, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती आप क्या करते हो कि सारे ऑप्शंस को पुट करके देखते हो और तब आंसर निकालते हो। तो पहले इसका सही तरीका क्या होता है, आप रिएक्शन देखो। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो, क्या है, Al2O3 + HCl
और इससे क्या बना AlCl3 प्लस H2O। अब इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो देखते हैं हम, इसको बैलेंस करो तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर Cl यहाँ कितने हैं 3 है, ठीक है, और यहाँ पर Al2 है यहाँ। तो पहले आप यहाँ Al को हम बैलेंस करते हैं तो Al को आगे 2 लगाते हैं तो Cl अब कितना हो गया 2 3 जा 6, तो यहाँ हम 6 लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ आप 3 लगा दो। तो अब अगर देखो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 2 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, Cl यहाँ 6 है तो 2 3 जा 6, ये भी बैलेंस हो गया। तो अगर देखें तो हमारा क्या है, इसके आगे कोई फैक्टर नहीं तो 1 हो गया आपका। तो 1 6 2 एंड 3 ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, जो बाकी के 3 इक्वेशंस है उससे कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, तो ये एक किस तरह का रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हो तो सॉल्ट्स दोनों आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं, सो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ दूसरा रिएक्शन अगर देखें, ये है CaO प्लस H2O और इससे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इससे आपका बनता है KHSO4 और HNO3। यहाँ भी अगर आप देखो तो सल्फेट और NO3 ये आपस में एक्सचेंज हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो ZnCl2 प्लस H2S गिव्स ZnS और HCl, यहाँ भी सल्फेट और क्लोराइड आयंस आपस में एक्सचेंज हुए, तो ये भी आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट विच ऑफ द प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। अब ये चारों प्लांट हार्मोन्स है, इसमें आपको बताना है सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है। तो अगर आप देखो यहाँ टोटल 4 हैं, इसके अलावा एक और होता है आपका इथाइलिन। मेजर अगर देखें जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन का क्या फंक्शन होता है, तो ये डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है सीड्स और बर्ड्स के, तो ये तो डोरमेंसी ब्रेकिंग में हेल्प करता है। ऑक्सिन्स की अगर बात करें तो ऑक्सिन आपको पता है ये ग्रोथ में हेल्प करता है, और ग्रोथ कब होगी, जब सेल डिवीज़न होगा, तो ग्रोथ और सेल डिवीज़न में ये हेल्प करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ग्रोथ सेल डिवीज़न नहीं, सेल डिफरेंशिएशन में। और साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो आपका सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेल डिवीज़न और लेटरल ग्रोथ, इसमें भी होती है ग्रोथ, बट इसमें लेटरल ग्रोथ होती है। और इसके अलावा एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड का काम होता है ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है सीड्स में और बर्ड्स में। और इसके अलावा एक और जो आपका एग्ज़ाम इसका रहता है इथाइलिन, इथाइलिन का फंक्शन होता है फ्रूट्स को राइप करना। तो ये जितने भी प्लांट्स हार्मोन्स है इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो ये प्लेलिस्ट आपकी इसमें दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। साइंस क्लास 10th की प्लेलिस्ट में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप इजीली देख सकते हो, जिसमें सभी हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और प्लांट हार्मोन्स के उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया गया है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। अब ये फंक्शन आपको बताने ह्यूमन हार्ट के, और ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड वीडियो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, उसमें किस तरह से ह्यूमन हार्ट का वर्किंग होता है वो भी आप देख सकते हो। और उस वीडियो को देखने के बाद आपका हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर देखें इसमें क्या कहा गया है, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। तो हमारे हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट हमारा टोटल 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, जिसमें ये होता है आपका लेफ़्ट एट्रियम, ये होता है आपका
राइट एट्रियम, इसके नीचे वाला पार्ट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसके नीचे वाला पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, किसमें, लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ये बॉडी से बाहर जाता है और आर्टरीज़ के थ्रू सभी बॉडी तक पहुंचता है। और फिर यहाँ कैपिलरीज जहाँ होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर ये वेंस में होते हुए सबसे पहले राइट एट्रियम में डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड आता है और फिर ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये वॉल्व के थ्रू लंग्स तक भेज दिया जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, और वो जो भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये आपको पता है। अब इसमें देखें, और यहाँ से जो आता है ये वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। ये भी पूरा एक्सप्लेन आपको किया गया, अच्छे से आप समझ सकते हो, ये तो शॉर्ट में मैंने किया। अब अगर देखें, पढ़ो आप, राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये यहाँ तक तो ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये पल्मोनरी आर्टरी से नहीं आता है, किससे आता है, पल्मोनरी वेन से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफ़र ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट। तो बिल्कुल सही है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, जो कि फिर इस एओर्टिक वॉल्व से और बाकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बिल्कुल सही है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। ये बिल्कुल सही है, वेना कावा के थ्रू, जो यहाँ वेंस है, वेंस से वेना कावा के थ्रू इसमें बॉडी में पहुँचता है। तो ये बिल्कुल सही है कि राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू वेना कावा। तो ये सही है आपका। लास्ट है लेफ्ट एट्रियम, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, ट्रांसफ़र ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एओर्टा विच सेंड्स इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो लेफ्ट एट्रियम नहीं करता, ये तो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल तक देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये काम होता है। तो ये भी हमारा गलत है। तो सही कौन सा है, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको डिटेल में अगर आपको जानना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो डाल दूंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आप इजीली समझ सकते हो। और लाइव प्रोसेस के जो वीडियोस हैं चैप्टर के, उसमें भी आप इजीली देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इसमें क्या आ गया है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन में आपको पता है रेनबो किस तरह से फॉर्म होती है। ये एक आपका ड्रॉपलेट होता है वाटर का, और सन आपका इस साइड होना चाहिए। यहाँ पर आपका सन होता है, तो सन की जो रेज़ है, जब ये सन की रेज़ इधर जाती है तो इसके अंदर, क्योंकि ये एक आपका प्रिज्म का काम करता है, तो इसमें इसमें रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले, और रिफ्रैक्शन होने के बाद अब ये लाइट बाहर ना आके ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, और फिर इसके बाद इसका डिस्पर्जन हो जाता है डिफरेंट कलर में, जो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स में हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, आप ध्यान रखना। सबसे पहला होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा है आपका टोटल इंटरनल या इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो 3 प्रोसेस रेनबो फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो 3 फॉर्मेशन आप देख लो, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन। तो ये नहीं है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल ये क्यों नहीं है, क्योंकि दोबारा अंदर की तरफ ही नहीं घूमता रहता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है, डायमंड में, जिसमें लाइट बाहर ही नहीं आती है, अंदर ही घूमती रहती है इस तरह से। बट इसमें एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो के फिर डिस्पर्जन होता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा डी, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोफ्थलीन पिंक। जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है उसको ए जो है वो पिंक कर देता है। ए में अगर आप फिनोफ्थलीन मिलाते हो तो ये हो जाता है पिंक, ठीक है। उसके बाद कहा गया अनदर सॉल्यूशन बी इज़ एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन। इस पिंक सॉल्यूशन में अगर आपने बी मिलाया तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अब
नाउ व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए आर एडेड टू द रिएक्शन, फिर इसमें जब आप ए मिलाते हो तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब आपको पता है फिनोल्फ्थेलिन एक क्या है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि बेस के साथ कौन सा कलर देता है, ये बेस के साथ पिंक कलर शो करता है। और इसी पिंक कलर, अगर पिंक कलर शो करा इसका मतलब ए क्या है, एक ए बेस है। तो अब आपको बताना है चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले ये बेस है, इसमें बेस में इंडिकेटर मिला गया, ये पिंक बन गया। पिंक में जब आपने बी मिलाया तो बी में क्या मिलाया आपने, बी उसका पिंक सॉल्यूशन हटाने का मतलब है उसे एसिड मिलाया गया, तो बी क्या है आपका एसिड। और फिर दोबारा उसमें आपने क्या मिलाया है ए, तो ए क्या है आपका बेस। तो इसमें सबसे पहले आपका बेसिक था, फिर एसिडिक हो गया, फिर बेसिक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेसिक, एसिडिक एंड देन बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। अब अनकॉन्शियसली अगर टच करता है तो आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ वर्क करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्स आर्क जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू कंट्रोल होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही वो कंट्रोल होता है। तो अब अगर इसमें देखें इसके सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है उसको आपने टच किया, तो टच किससे करते हो, स्किन से, जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले स्किन के रिसेप्टर्स ने उसको टच किया। स्किन के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन फिर ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं किसके पास, ये भेजते हैं आपके, ये रिले करता है इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो न्यूरॉन होता है वो रिले न्यूरॉन, और फिर यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन चली जाती है ब्रेन तक। लेकिन इसको दोबारा वर्क करने के लिए यहीं से मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और फिर ये मोटर न्यूरॉन जो इफेक्टर मसल्स हैं और इफेक्टर मसल्स को कहता है कि आप अपना हाथ पीछे करो। तो इस तरह से ये जो होता है आपका, सबसे पहले स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है उससे जाता है ये सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से आपका रिले न्यूरॉन, रिले के बाद जाता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर, और इफेक्टर के बाद नेक्स्ट आपका है इफेक्टर इन मसल इन आर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो इसका भी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन व्हाट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी। अब आपको मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले आप जो रिएक्शन है उसको देखो। तो रिएक्शन क्या है, ZnNO3, इसे हम कहते हैं जिंक नाइट्रेट। और जब इसको आप हीट करते हो, हीट करने के बाद ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड, और ये किस तरह का रिएक्शन है, ये क्या है आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर बैलेंस देखें, जिंक यहाँ कितना है 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, तो 1 2 जा 2, यहाँ 1 है, आप यहाँ इसको 2 लगाओ, नाइट्रोजन हो गए आपके 2। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 2 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 4 2 जा 6, और यहाँ 2 8, यहाँ पे 9। तो अब इसको किस तरह से देखते हैं, तो अब दोबारा अगर हम इसको देखें, ऑक्सीजन के आगे अगर हम यहाँ इसको अगर हम क्या करें, यहाँ अगर 2 लगा दें, क्योंकि आपके ऑड नंबर्स में तो नंबर हो नहीं सकते, तो अब यहाँ अगर आप 2 लगाते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ZnO 2 NO2। अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ हो गया 2, और यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब अगर देखो टोटल जिंक आपके हो गए 2, यहाँ 2 जिंक, ऑक्सीजन हो गया आपका यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, सबसे पहले ये 3 2 जा यहाँ 6 6 2 जा 12। अब ऑक्सीजन आपको 12 चाहिए, यहाँ आपके 2 है, यहाँ 2 है, 2 और 2 4 है, और यहाँ पे अगर अगर आप नाइट्रोजन भी देखो तो 2 और 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ अगर आप 4 लगा देते हो, इसको अगर आप 4 कर देते हो, तो अब देखो ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। देखो जिंक आपके 2 है, यहाँ जिंक 2 है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 2 जा 12 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ 4 2 जा 8, 2 और 8 10 और 2 12, ऑक्सीजन 12 हो गए, नाइट्रोजन यहाँ 4 है, ये 2
और 2 2 जा 4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 एंड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 एंड 4। और इसको देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से आप कैसे कर सकते थे? नॉर्मली अगर आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कैसे टैकल किया सकता है। यहाँ आपका जिंक है और यहाँ भी आपका जिंक है, दो जिंक इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो जिंक सिर्फ यही है और जिंक बराबर करने के लिए आपको एक्स और वाई बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता। तो इन दोनों को डाल के भी, ये पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको बैलेंसिंग में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको पता है C+O2 गिव्स CO2 रिएक्शन। ये क्या है आपका? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। H2+O2 इट इज़ ऑल्सो 2H2O, ये भी क्या है आपका? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg+O2 ये भी आपका एक MgO बन रहा है। और Fe2O3+3CO2, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। बाकी सभी रिडॉक्स भी हैं और कॉम्बिनेशन भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको वाटर में प्रिपेयर करता है। सोडियम क्लोराइड पता है आपको सॉल्ट होता है और इसका pH कितना है? सोडियम क्लोराइड pH न्यूट्रल होता है, इसका pH होता है 7 और 7 pH होता है न्यूट्रल, ठीक है। pH के केस में आपको ये पता होना चाहिए, pH अगर 0 to 7 है, या अब 1 to 7 कर लो, 1 to 7 pH है, 7 से लेस, जैसे आप 7 होता है न्यूट्रल, 7 इज़ न्यूट्रल, 7 से ग्रेटर 14 तक ये होता है आपका बेस, और 7 से लेस, 7 से लेसर, 7 से लेसर, और ये आपका 1 से लेके 7 तक क्या होता है? एसिड। तो एसिड की pH 1 से 7 के बीच में 7 pH होता है न्यूट्रल, और 7 से ग्रेटर और 14 तक होता है बेस। तो 7 न्यूट्रल pH है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है अ मेटल X इज़ यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस व्हेन X इज़ हीटेड विथ ऑक्सीजन it gives an oxide Y which is an amphoteric in nature, X and Y respectively। और ऑप्शन अगर देखें, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अगर आप पता हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो आपने पढ़ा है, 2-3 ऑक्साइड्स ही होते हैं। एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों आपके क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिए क्या गया, व्हेन X इज़ हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड Y विच इज़ एन एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक इन नेचर क्या होता है आपका? और एलिमेंट X जो है वो थर्मिट रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, बट अगर आप थर्मिट रिएक्शन आपको पता हो, थर्मिट प्रोसेस क्या होता है? जो रेल की पटरियां हैं उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम पाउडर को आयरन ऑक्साइड, जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन किया जाता है। ये एल्युमिनियम सॉलिड, दिस इज सॉलिड, और इससे क्या बनता है? इससे आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और यही हीट जो रेल की पटरियाँ हैं उसको जोड़ने में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब ऑल फैक्ट्री आपको पता है क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिलेटेड होता है किससे? स्मेल से। और स्मेल आपको कहाँ पे होगा हमारे स्पेलिंग रिसेप्टर? तो वो होता है आपका नोज़ के अंदर। तो नोज़ में होता है आपका ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है आपका ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब बाकी की अगर हम बात करें, स्किन में जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर का नाम होता है थिग्मो रिसेप्टर। स्किन का जो रिसेप्टर है उसका नाम होता है थिग्मो रिसेप्टर, और ये टच को बताता है, किसी भी चीज़ के टच से उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजने का काम होता है थिग्मो रिसेप्टर का, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, और ये टच को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका टंग आपका क्या काम होता है? टेस्ट के लिए, टेस्ट को डिटेक्ट करने का। और टंग में जो रिसेप्टर होता है, टंग के रिसेप्टर को कहा जाता है
गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या कहते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेशन फूड से रिलेटेड साइंस को कहते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर जो आपका टंग में हो, तो टंग में हो गया आपका गस्टेटरी, स्किन में थिग्मो रिसेप्टर, नोज़ में ऑल्फैक्टरी। और अब ईयर की अगर हम बात करें, ईयर में कौन सा रिसेप्टर होता है? तो ईयर में आपका ऑडियो सुनने के लिए होता है। और ऑडियो आप किससे सुनते हो? फ़ोन पे। तो फ़ोन से रिलेटेड याद रख लो, इसको हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर। तो 4 रिसेप्टर आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो फोनो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसके अलावा एक और रिसेप्टर होता है हमारे कहाँ पे? आइज़ में, जिसमें नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा एक और आपका सेंसरी ऑर्गन है ना, आई। तो आई के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। तो टोटल आपके 5 रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं। नोज़ में हो गया आपका ऑल्फैक्टरी, स्किन में होता है थिग्मो रिसेप्टर, टंग में आपका होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, इनर ईयर में होता है फोनो रिसेप्टर और आई में आपका फोटो रिसेप्टर। तो टोटल ये 5 रिसेप्टर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ़ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। अब आपको इसमें कहा गया है कि अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखो और अपर हाफ इसको आप ब्लैक पेपर से ढक देते हो, इसको आप ब्लैक पेपर से ढक देते हो, सिर्फ लोअर पार्ट ही विजिबल होता है। तो इससे क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी 1/2, द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट। तो अब यहाँ पे अगर आपका ये ब्लैक पेपर भी रख दे तो इमेज तो पूरी बनेगी, ठीक है, इमेज आपका यहाँ पे पूरा ही बनेगा। यहाँ से हम ले जाते तो इमेज प्रॉपर बनेगा, बट इसमें क्या है, इंटेंसिटी का फ़र्क आएगा। लाइट प्रॉपर नहीं आएगी तो इंटेंसिटी की फ़र्क पड़ेगा, और इंटेंसिटी का मतलब है कि उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम। सो इस केस में आपको एक पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारा लाइट की जो रेज है उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर आपको थ्योरी पता है तो इससे आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ किस किस का क्या होता है? तो वेवलेंथ आपको पता है, अगर हम देखें विबग्योर, ये जो वाइट लाइट जब 7 बैंड्स में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं विबग्योर, जिसमें सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड का। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका लगभग 450 नैनोमीटर के आसपास होता है वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ लगभग 750 नैनोमीटर्स के आसपास होता है। तो अब अगर हम बात करें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? रेड का। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? रेड का। तो हमें क्या पूछा है? मिनिमम। तो मिनिमम किसके लिए होगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए, रेड। और अगर यहाँ मैक्सिमम पूछता तो क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। पर फिलहाल क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मिनिमम, तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा रेड कलर लाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको पता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट सप्लाई करके डिकम्पोजिशन हो। अब फेरस सल्फेट को हीट करने से Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करो तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये भी है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी है थर्मल डिकम्पोजिशन। AgCl को भी ब्रेक करने के लिए आपका Ag + Cl2। लेकिन अब अगर यहाँ ध्यान दो तो यहाँ आप हीट नहीं करते हो। ये क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, HNu या सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन ना कह के हम इसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
और इसी का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में। और इसी वजह से जो AgCl है इसको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको लाइट में रखेंगे तो लाइट के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेड नाइट्रेट भी हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किस कलर का होता है आपका? ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के। और एक और क्वेश्चन आता है बहुत बार आपका, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करो तो क्या बनता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट MCQs का है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करो और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। और इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें बाकी के भी MCQs होंगे। और ये आपका अभी जो यूनिट टेस्ट होने वाले होंगे आपके स्कूल में, इसके अलावा सितंबर में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, उन दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही हम और भी वीडियोज़ लाएँ तो ईज़िली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करो और आप ट्राई करो, पढ़ाई करो अच्छे से। और ऑल द बेस्ट सभी को। अब 10th क्लास में हो आप, 10th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो। सबसे पहले हम MCQs, उसके बाद 1 वर्ड या शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। अभी सिर्फ हम फोकस करें जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उस पर। और फर्स्ट टर्म के सिलेबस का पूरा पार्ट आपका कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स आपके आने हैं वो कवर हो चुका है, उसको आप देख सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो चुके हैं और MCQs भी डिस्कस हो चुके हैं। और आप इस चैनल के साथ बने रहो, इसमें काफ़ी कुछ आपको कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।